everyone, my name is Anna Chaudhary and I will be your biology teacher. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th CBSE का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। जैसा कि आप सब जानते हो, लाइफ प्रोसेस CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वेटेज रखता है। कम से कम 6 to 7 मार्क्स का पेपर जो है इसमें से ज़रूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? लाइफ प्रोसेसेस वर्ड को स्प्लिट करते हैं, एक है लाइफ और एक है प्रोसेस। नाउ व्हाट इज लाइफ? लाइफ का मतलब होता है जिंदा, लिविंग, एंड व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में चलने वाली कुछ ऐसी प्रोसेसेस, प्रक्रिया जिनसे हम जिंदा रह सकते हैं या जो हमें जिंदा रहने में हेल्प करती हैं, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। So, the basic and essential activities performed by a living organism to sustain and maintain life. Now, क्या हमारी बॉडी में चलने वाली सारी की सारी प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेसेस हैं? नहीं, हमारी बॉडी में बहुत तरह की प्रोसेसेस चलती हैं, बट जो मेन 4 तरह की प्रोसेसेस हमारी लाइफ प्रोसेसेस कहलाती हैं वो है नंबर 1 न्यूट्रिशन, नंबर 2 respiration, number 3 transportation and number 4 excretion। एक एक करके इस पूरे चैप्टर में हम ये चारों प्रोसेसेस डिटेल में स्टडी करेंगे, बट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे आपको दे देती हूँ। व्हाट इज न्यूट्रिशन? इन सारी प्रोसेसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, हर प्रोसेस को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए सबको पता है कि हम खाना खाते हैं। सबको खाना खाना बहुत पसंद होता है, हर किसी को अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है। तो अगर हम खाना खा रहे हैं तो क्या इतना इनफ है? नहीं, खाना खाना और उस खाने से न्यूट्रिशन डिराइव करना ये एक अलग प्रोसेस है। तो पहली प्रोसेस जिससे ये हो पाता है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। उस एनर्जी से बहुत सारी बाकी प्रोसेसेस चलती हैं। सेकेंड प्रोसेस जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। सांस लेते हैं, हम सब सांस लेते हैं तभी जिंदा हैं। तो सांस कैसे ले रहे हैं? ऑक्सीजन आ रही है, CO2 बाहर जा रही है, और उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी क्या यूज़ कर रही है? उस ऑक्सीजन का हमारी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए यूज़ करती है, और वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में। ये सेम प्रोसेस हमारे में भी चलती है, प्लांट्स में भी चलती है। तो हम अलग अलग देखेंगे, प्लांट्स का रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन। देन आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन। सबने सुना होगा दिल बॉडी के सारे काम करता है। नो, दिल एक सिर्फ पंपिंग ऑर्गन है। पंपिंग ऑर्गन है, वो पूरी बॉडी में सिर्फ ब्लड पहुंचाने का काम करता है। सो ट्रांसपोर्टेशन में हम ये पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं। सिमिलरली ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होगा? प्लांट में तो हार्ट नहीं है, तो ये सब चीज़ें हम ट्रांसपोर्टेशन में देखेंगे। एंड लास्ट प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। अब इतनी सारी प्रोसेसेस के बाद जितना भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में इकट्ठा हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके रिमूवल को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। एंड उसके लिए हम एक नया वीडियो देखेंगे। सो एक एक करके हम इन सारी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट प्रोसेस विच वी आर स्टार्टिंग टुडे इज न्यूट्रिशन। जैसा कि मैंने बताया, the process by which a living organism obtain and utilize the food is called as nutrition। पहले तो हमें खाना obtain करना पड़ेगा, मतलब हमें खाना खाना पड़ेगा। खाना obtain करने के बाद उस खाने का बॉडी में क्या होगा, और होने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेगी, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब हम क्या खाते हैं? हम तो बहुत कुछ खाते हैं। हम ब्रेकफास्ट में अलग अलग तरह का टेस्ट है हमारा। कभी वीकेंड्स पे हम अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं। हमारा टेस्ट मौसम के हिसाब से, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। बट जो भी हम खाते हैं उसके जो मेजर 4 कंपोनेंट्स रहते हैं वो कौन से होते हैं? नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब हमारी जो प्लेट रहती है खाने की, उसमें कितनी भी चीज़ें आप रख लो, द मेजर पार्ट ऑफ दैट फूड हम क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। अलॉन्ग विद दैट मेजर पोर्शन हम क्या खाते हैं? फैट। सबको अच्छा लगता है ना, फैट्स वाली सब चीज़ें सबको बहुत पसंद होती है ना। बट
ये दोनों चीजें हमें क्या प्रोवाइड करती हैं? तो सब बताओ, सबको पता होगा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स खाने से क्या मिलता है हमें? तो कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एनर्जी मिलती है उससे हमें। सो कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होती हैं वो सिर्फ एनर्जी देती हैं हमें, दे आर एनर्जी गिविंग फूड्स। और क्या मिलता है फिर उससे हमें? कुछ नहीं। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा फैट्स नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा कार्ब्स नहीं खाने चाहिए, बट खाने चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी तो चाहिए ना, वी नीड एनर्जी टू डू वर्क, राइट? सो अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स में एनर्जी गिविंग फूड्स कौन से हैं, तो क्या आंसर करोगे तुम? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? एनर्जी। ओके भाई, एनर्जी तो मिल गई हमें। नाउ बॉडी बिल्डिंग का क्या? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमें बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। यस, मतलब हमें एक्चुअल में ग्रो कौन कराता है? प्रोटीन। तो अगर अच्छे से ग्रो करना है, अच्छे से बड़े होना है, तो हमारी डाइट में मेन चीज़ क्या होनी चाहिए? प्रोटीन्स। इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या चाहिए हमें? विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्यों चाहिए ये विटामिन्स और मिनरल्स? हम बीमार पड़ जाते हैं, कभी भी मौसम चेंज होता है, कभी भी वायरस आ जाता है तो हम बीमार पड़ते हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए जो कुछ मात्रा में हमें चीज़ें चाहिए होती हैं उनको क्या बोलते हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स। वो हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो वाटर रहता है वो तो ऑफकोर्स लाइफ सेवियर होता ही है। तो बेसिक कंपोनेंट्स या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारी बॉडी के कौन से हो गए? So my dear students, major components are energy giving foods. Examples are carbohydrates, fats. Body building foods, example is proteins. And disease fighting foods, example is vitamins and minerals. आगे चलते हैं। न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है? यस, न्यूट्रिशन की भी आगे टाइप्स हैं। इतना छोटा टॉपिक नहीं है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या, ऐसा नहीं खाना खाया, बॉडी ने उसको यूज़ कर लिया, चलो भाई न्यूट्रिशन मिल गया। अलग अलग एनिमल में न्यूट्रिशन अलग अलग तरह का होता है, बट ब्रॉडली न्यूट्रिशन दो तरीके का होता है। यहाँ पढ़ो सब लोग, न्यूट्रिशन के दो टॉपिक्स कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। क्या करेंगे हम? वर्ड को तोड़ देंगे। पहला वर्ड ऑटो। ऑटो का मतलब ये वाला ऑटो नहीं, तो ऑटो मतलब सेल्फ, खुद से। खुद से जो अपना खाना बनाते हैं उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, उन एनिमल्स को कौन से एनिमल्स बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स। और जो एनिमल्स हेटेरो मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स, जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ऐसे एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे इसको। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब तुम बोलोगे मैडम खाना तो हमारी मम्मी भी खुद बनाती है, हम भी घर पे मैगी बना लेते हैं, तो हम भी करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नो, तो क्यों नहीं करते? सुनो ध्यान से। अपना खाना तो बनाना है, बट बाय यूजिंग द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक। इसका मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना इन चीज़ों को यूज़ करके बनाते हैं, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, CO2, तो जाकर कौन सा न्यूट्रिशन बनता है? ऑटोट्रॉफिक। तो अब बताओ, करते हो क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? नहीं ना। हाँ, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अलग होता है और हम किस मोड में आते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर एनिमल्स, मुझे एक प्लांट खाना है, आई लव मैंगोज, आई लव फ्रूट्स,
तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। या फिर इफ सम पर्सन इज नॉन वेजिटेरियन, हम एग्स खा रहे हैं, हम मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वी आर ईटिंग मीट, तो वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। तो अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है या दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा कहलाता है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एक करके हम इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी करेंगे। तो पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? ऑटोट्रॉफिक। क्या होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? जिसमें अपना खाना खुद बनता है, बॉडी के अंदर बनता है। किन चीज़ों को यूज़ करके बनता है? इनऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके बनता है। नाउ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे दो तरीके का रहता है। फर्स्ट होता है कीमोसिंथेटिक और दूसरा होता है फोटोसिंथेटिक। क्या करेंगे अब? फिर से हम वर्ड को तोड़ देंगे। फोटो का मतलब फोटो नहीं, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन। अगर एनिमल्स सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं तो ऐसा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है? फोटोसिंथेटिक। सुना है ना छोटी क्लासेस में, प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट को यूज करते हैं और अपना खाना बना लेते हैं। इसको अभी हम पढ़ेंगे। A type of autotrophic nutrition in which organism prepares their own food by utilizing the light energy. कौन करता है ये? हम करते हैं? बताओ बताओ। नहीं, कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स, साइनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड यूग्लिना। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड में आएंगी, याद कर लो। सो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स सन की लाइट को यूज करके अपना खाना बनाता है। तो फिर ये कैसे करेंगे? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इधर उधर सॉइल पे पड़े रहते हैं, तो बोर हो जाते हैं, इनके पास कुछ और कोई काम है नहीं करने के लिए। तो जब इनको भूख लगती है तो ये क्या करते हैं? अपनी सॉइल के आसपास जितने भी नाइट्रोजन, सल्फर, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स ये सब पड़े होते हैं उनको खा लेते हैं। उनको यूज करके ये अपना न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग दी केमिकल एनर्जी। देखो एनर्जी तो चाहिए खाना बनाने के लिए, बराबर। फोटोसिंथेटिक में एनर्जी कहाँ से आई? लाइट से आई, सनलाइट से। और कीमोसिंथेटिक में एनर्जी कहाँ से आई? केमिकल से आई। और केमिकल्स कहाँ प्रेजेंट थे? नेचुरली सॉइल में प्रेजेंट थे। उनको यूज किया, उनको कन्वर्ट किया, बना लिया अपना खाना। इसकी एग्जाम्पल में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड्स के लिए। सो सबको समझ आ गया होगा न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सो पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तुम्हारे सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। कौन करता है? प्लांट्स करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अब देखेंगे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा चलो पहले बताओ फोटोसिंथेसिस है क्या? क्या करेंगे फिर उसके लिए? वर्ड को तोड़ देंगे। सो व्हाट इज फोटो? फोटो मतलब लाइट। व्हाट इज सिंथेसिस? सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। लाइट की प्रेजेंस में ये जो सूरज चाचू दिख रहे हैं, चंदा मामू, सूरज चाचू, तो ये जो सन दिख रहा है यहाँ पर, सन की एनर्जी यूज करेगा ये प्लांट। और क्या करेगा? बताओ बताओ। और भी तो कुछ चाहिए ना खाना बनाने के लिए। अब भी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, याद है कि नहीं? यूजिंग द सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से? CO2 चाहिए प्लांट को, वाटर चाहिए प्लांट को, क्लोरोफिल चाहिए प्लांट को, और सन की एनर्जी को यूज करेगा टू फॉर्म फूड। अब इधर देखो ध्यान से। लाइट एनर्जी कहाँ से आई? सन से आई। पानी कहाँ से आया? सॉइल से आया, रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया।
CO2 कहाँ से आई? ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर से आई। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को मिल गई एटमॉस्फेयर से, पानी प्लांट को मिल गया रूट्स के थ्रू। तो अब CO2 और वाटर उनसे मिलकर लाइट की एनर्जी को यूज करके प्लांट अपना खाना बनाएगा। क्या बनाएगा? अपना खाना, फूड बनाएगा। ठीक है, और क्या इसमें कोई वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा, और क्या वो सच में वेस्ट प्रोडक्ट है, ये अभी देखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, मैं ग्रीन क्यों बोल रही हूँ, रुको रुको अभी पता चलेगा। तो ग्रीन प्लांट्स यूज द सनलाइट टू सिंथेसाइज द फूड। किसकी हेल्प से? बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। CO2 और वाटर को यूज करके सनलाइट की मदद से जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। सो प्लांट्स जो है वाटर कहाँ से लेते हैं भाई? सॉइल से ले लेते हैं। ठीक है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ले लेते हैं? एटमॉस्फेयर में बहुत है कार्बन डाइऑक्साइड, पोल्यूशन तो हम कॉज कर ही रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। तो CO2 है एटमॉस्फेयर में। नाउ अब लाइट की एनर्जी कहाँ से आती है? सन से। हो गया प्लांट के पास, सारा जुगाड़ कर लिया प्लांट ने, CO2 ले लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर भाई उसकी रूट्स ने उसको दे दिया। ठीक है, रूट्स ने एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे दिया। सनलाइट, सूरज चाचू आए, उन्होंने सनलाइट दे दी, तो अब प्लांट क्या बनाएगा? ग्लूकोज बनाएगा। एंड व्हाट इज ग्लूकोज? ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ शुगर जिसको प्लांट्स किस फॉर्म में यूज करेंगे? एनर्जी के फॉर्म में। और इसी प्रोसेस में रिलीज क्या होगा? पढ़ो, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट तो जनरली हम बोलते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, पर क्या ऑक्सीजन सच में वेस्ट प्रोडक्ट है? सोचो सोचो, नहीं। ऑक्सीजन अगर प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं फ्री में, तो यूज कौन कर रहा है? हम। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन ना रिलीज करते तो हम जिंदा कैसे रहते? बराबर। इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, वो प्लांट्स के लिए तो बाय प्रोडक्ट है, बट किसी के लिए मेन प्रोडक्ट है, मेन रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे आगे पढ़ेंगे। सो आई होप आपको समझ आ गया हो बेसिक वे में कि फोटोसिंथेसिस बोलते किसको है। इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है। ठीक है, प्लांट में कौन करता है? अभी मैंने लास्ट स्लाइड में क्या बताया था? यहाँ पे मैंने क्या बोला था? ग्रीन प्लांट्स। आ गया, उसकी डिटेल आ गई यहाँ पर। ग्रीन प्लांट्स क्यों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन देखें तो ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं प्लांट में? रूट ग्रीन तो नहीं होती, स्टेम कुछ कुछ प्लांट्स में ग्रीन होती है, ज़्यादातर बड़े बड़े प्लांट्स में तो वो ब्राउन होती है, फ्लावर्स भी ग्रीन नहीं होते। तो ग्रीन बचा क्या? क्या बचा? क्या बचा प्लांट में? ग्रीन क्या बचा? लीफ। लीफ होते हैं ग्रीन। तो इसका मतलब जो ग्रीन प्लांट्स में बोल रही हूँ, वो किस कंटेक्स्ट में बोल रही हूँ? ऐसे प्लांट्स भाई जिसके लीव्स क्या होते हैं? ग्रीन। तो जिनके लीव्स ग्रीन होते हैं, अगर हम उनका क्रॉस सेक्शन कर दें, तो क्रॉस सेक्शन करके यहाँ पर जो तुम्हें राउंड 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 स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है? यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो इधर देखो, क्रॉस सेक्शन करेंगे अगर हम लीफ का, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे ना, तो हमें मीजोफिल सेल्स मिलेंगे जिनके अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं? क्लोरोप्लास्ट। देखो लीफ, जूम करके हमें ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट। अभी हम क्लोरोप्लास्ट को कैसे समझें? इन हायर क्लासेस आप समझोगे कि एक ऑर्गेनेली होती है प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स के आगे 3 टाइप्स होते हैं, जिसकी एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट।
ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरो का मतलब होता है क्लोरोफिल, और ये जो प्लास्ट वर्ड आया है ना, ये इनके कारण आया है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक तरह के क्या है, प्लास्टिड्स हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ओके, सो व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? दे आर द टाइप्स ऑफ plastids which are having chlorophyll in it। अब क्लोरोफिल क्या है भाई, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल अभी तक तो हमने नहीं सुना, हमने तो बस इतना सुना CO2 होगा, वाटर होगा, सनलाइट होएगी, चलो भाई बन गया खाना। ये क्लोरोफिल कहाँ से आया? बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यस, तुम्हारी बुक में एक्टिविटी है इसके ऊपर, अभी हम पढ़ेंगे आज। तो अभी तक के लिए इतना याद रखो कि लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट है ग्रीन ग्रीन कलर का, उस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, क्या करता है ये क्लोरोफिल? अब हम पढ़ते हैं इसके आगे। फोटोसिंथेसिस, तो अभी तक सब लोगों को ये पता चल गया है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। और रॉ मटेरियल हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। सनलाइट तो हमें सूरज चाचू दे देंगे, और क्लोरोफिल अभी हमने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। इन सब की मदद से प्लांट यहाँ पे क्या बनाएगा, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रिलीज करेगा। एंड जो मेन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। ठीक है, सो व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? सनलाइट कहाँ से आई, सूरज देवता से आई। क्लोरोफिल कहाँ से आई, लीव्स के अंदर थी, उनको पता था हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है। CO2 कहाँ से आई, एटमॉस्फेयर से आई। और वाटर कहाँ से आया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया था रूट्स में से। तो इस सारे रॉ मटेरियल्स को यूज करके जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। क्लोरोप्लास्ट आर दी साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्लोरोप्लास्ट होते क्या हैं, दे आर दी ग्रीन पिगमेंट सेल ऑर्गेनेलिज विच कंटेन क्लोरोफिल। आई समझ, क्लोरोफिल होता है इनमें। हाँ, तो अब फोटोसिंथेसिस के 4 इवेंट्स कौन से हैं? अभी तो हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस हुई कैसे, बट क्या तुम्हें इसमें समझ आया कि 4 इवेंट्स हो गए? यस, 4 इवेंट्स। देखो कैसे। नंबर 1, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। क्लोरोफिल ने क्या किया, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसका मतलब सूरज चाचू आएंगे, लाइट देकर जाएंगे, पर लाइट देंगे किसको, लाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल। कर ली लाइट एब्जॉर्ब, कर ली। तो पहला मेन इवेंट कौन सा हो गया भाई, लाइट एब्जॉर्ब कर ली, किसने, क्लोरोफिल ने कर ली। अब इस लाइट एनर्जी को प्लांट किस में कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में। कैसे करेगा, सोचो। सारा आंसर इसी इक्वेशन में है। ठीक है, तो होता कैसे है, नंबर 1, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो ये जो वाटर है ना, वो टूट जाता है। और अब तुम देखो, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो अगर वाटर टूट गया तो रिलीज भी क्या होगा, यही रिलीज होगा ना। तो क्या रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन तो भाई यहाँ रिलीज हो गई। इसका मतलब क्वेश्चन आया था बोर्ड्स में, पूछ लिया जाता है कि ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, ये आती कहाँ से है। तो आंसर क्या आएगा, वाटर की स्प्लिटिंग से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं वो प्लांट रिलीज कर देता है। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो सॉर्टेड हो गया, ये तो ऑक्सीजन हम यूज कर लेंगे भाई, बट अब इस हाइड्रोजन का क्या, ये तो अकेला रह गया। वाटर ब्रेक, ऑक्सीजन गई, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? अब ये अकेला है, इसको समझ नहीं आ रहा अब ये क्या करे। तो अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इट विल कंबाइन विद CO2। और ये तुमने पढ़ा है
10th में ही चैप्टर नंबर 1 में ऑक्सीडेशन रिडक्शन तुमने पढ़ा होगा। जब भी किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो उसकी रिडक्शन हो जाती है, पढ़ा है कि नहीं? तो अब अगर CO2 के अंदर H ऐड हो जाएगा मतलब CO2 रिड्यूस हो गया है, रिड्यूस होकर बन क्या गया है? ग्लूकोज। देखो इसमें C भी है, H भी है, O भी है। C और O कहाँ से आया? कार्बन डाइऑक्साइड में पहले से था, और ये H जो अकेला रह गया था उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब ये क्या बन गया? C6H12O6। तो तीसरा इवेंट क्या हुआ था? वाटर की स्प्लिटिंग हुई थी और CO2 की रिडक्शन हुई थी। रिडक्शन कैसे हुई? उसमें H ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, फाइनली हमारे पास C6H12O6 बन गया, और यही C6H12O6 को हम एनर्जी बोलते हैं। कंफ्यूज? दोबारा सुन लो। पहले सनलाइट आई, एब्जॉर्ब किसने किया? क्लोरोफिल ने किया, हो गई सनलाइट, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब। अब इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है जो कि स्टोर हो सके, बराबर? ठीक है, तो क्या होगा? वाटर की स्प्लिटिंग, वाटर की स्प्लिटिंग से रिलीज क्या हुई? ऑक्सीजन, और जो हाइड्रोजन बचा उसने CO2 की रिडक्शन में हेल्प करी, CO2 रिड्यूस हो गई और बना क्या यहाँ पर? ग्लूकोज। सो ये है नट शेल में फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो व्हाट आर दी, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम्हें लर्न करना है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, व्हाट आर द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिखी जाएगी, हो सके तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देना, क्लोरोफिल उसमें मेंशन कर देना। नाउ इतना तुम्हें एक एडिशनल पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जब भी प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनाते हैं, बनाते रहते हैं, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में प्लांट्स के अंदर स्टोर होता है? तो वो याद रखना, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, वेयर एज हमारी बॉडी भी खाने को डाइजेस्ट करके ग्लूकोज बना रही है और हम खाना खाते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? बताओ। ग्लाइकोजन। किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। आई होप दिस इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, ये आप अच्छे से पढ़ना। नाउ एक पॉइंट पीछे चलते हैं, और हमने बोला था कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्या क्या चाहिए। नंबर 1, एक और डायग्राम पीछे चलते हैं। यस, प्लांट को क्या क्या चाहिए? लाइट चाहिए, मिल गई लाइट। नाउ प्लांट्स को वाटर चाहिए, वो भी उसके पास था। ठीक है, अब मैंने बोला CO2 कहाँ से मिलेगी? एटमॉस्फेयर से मिलेगी, पर एटमॉस्फेयर के पास प्लांट की चाबी नहीं है ना कि चलो भाई गेट खोलो, ये लो CO2, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो फिर क्वेश्चन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में आती कैसे? है कि नहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? CO2 प्लांट्स में आएगी कैसे? तो उसके लिए ये हैं, ये जो तुम्हें स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और काम के स्ट्रक्चर है प्लांट्स के लिए। ठीक है, इनको बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ पे मैं एक लीफ बना देती हूँ। लीफ जो है, लीफ के ऊपर टाइनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे। इन टाइनी स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, सो व्हाट आर स्टोमेटा? दे आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, क्या करते हैं भाई ये स्टोमेटा, क्या काम है इनका? तो स्टोमेटा के मेन 2 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मतलब जितनी भी गैसेस CO2 अंदर आएगी वो इन्हीं पोर्स के थ्रू आएगी, और जितनी भी ऑक्सीजन बाहर जाएगी वो भी इन्हीं पोर्स के थ्रू जाएगी। गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज का मेन काम कौन करता है? स्टोमेटा। क्या इसके अलावा भी उसका कोई काम है? उसका मेन इंपॉर्टेंट सेकंड काम है ट्रांसपिरेशन। कई बार प्लांट्स एक्सेस वाटर को लूज करता है, उसको नहीं चाहिए, वो एक्स्ट्रा वाटर है उसके लिए इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
तो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जब वाटर लॉस होता है तो कहाँ से बाहर जाएगा? इन्हीं से जाएगा, ठीक है। तो स्टोमेटा के दो काम हो गए, पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 कम इन, O2 गोज आउट, ठीक है। और इन सम केसेस अगर वाटर का लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। वो भी कौन करता है? स्टोमेटास, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो तुम्हें ये डायग्राम दिख रही है उसमें तुम्हें ये येलो कलर के एक किडनी बीन लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या करते हैं ये? गार्ड सेल्स। जनरली क्या होता है, गार्ड सेल्स बंद होते हैं और जैसे ही गार्ड सेल्स ओपन हो जाते हैं तो गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। और ये जो तुम्हें ग्रीन ग्रीन कलर का नजर आ रहा है ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको एब्जॉर्ब करेगा? लाइट एनर्जी को। और CO2 को एब्जॉर्ब कौन करेगा? स्टोमेटा का पोर। और ये जो पोर है वो तभी दिखता है जब स्टोमेटा ओपन होता है। जब गार्ड सेल्स क्लोज हो जाएंगे तो ये पोर हमें नहीं दिखेगा। तो ये पोर हमें तभी दिखेगा जब ये गार्ड सेल्स जो हैं वो ऐसे ओपन होंगे, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नाउ इस स्लाइड पे हम बाद में वापस आते हैं, पहले उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो। इस डायग्राम में ये प्लांट का एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है और उसकी जो ये आउटर लेयर है जिसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस में ये जो तुम्हें पोर नजर आ रहा है, दिस पोर इज नोन एज स्टोमेटल पोर। ये इसके बीच का पोर, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, तो ये पोर है यहाँ पर। और इस पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कर रहा है? गार्ड सेल्स, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, जैसे ही वाटर अंदर आता है गार्ड सेल्स के अंदर, ये फूल जाते हैं। बलून में पानी डालो, तो बलून कैसा हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा ना, पूरा सब फूल जाएगा बलून। उसी तरह से जैसे ही इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाता है, पानी अंदर जाने की वजह से ये गार्ड सेल्स फूल जाते हैं। तो ये ऐसे बंद थे, फूल रहे हैं, ऐसे हो गए, जिसके कारण ये जो अंदर की ओपनिंग है ये ओपन हो गई, मतलब पोर ओपन हो गया। इसका मतलब गार्ड सेल्स जब पानी की एंट्री से टर्जिड हो जाते हैं तो ये स्टोमेटास ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और पोर ओपन हो जाएगा तो उसमें से CO2 आ भी सकती है, O2 जा भी सकती है। और जैसे ही पानी इनके अंदर से बाहर जाता है, पानी ये ऐसा था, पानी गया, ये फ्लैट हो गए और उस टाइम पे ये फ्लैसिड हो जाते हैं और ये जो स्टोमेटा की यहाँ पे ओपनिंग है ये क्लोज हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोमेटा ओपन और बंद कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा सुन लो। स्टोमेटास के ओपन जो पोर होते हैं उनके आसपास गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल्स के अंदर पानी आया तो वो खुल जाते हैं, ऐसा टर्जिड हो जाते हैं और पोर दिखने लगता है। सी, पोर दिखने लग गया। और दूसरी तरफ जब पानी उनके अंदर से निकल जाता है तो वो वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं, जिससे कि ये पोर दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, सो प्लांट्स ने बड़ी अच्छी सेटिंग लगाई हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो गार्ड सेल्स में पानी ज़्यादा जाने लगता है, ठीक है। और जब नहीं चाहिए हमें CO2 तो ये बंद रहते हैं, ठीक है। अब अगर ये पूरा दिन ओपन रहेंगे तो क्या होगा? पूरा दिन CO2 आती रहेगी, ओके, बट क्या कोई नुकसान होगा प्लांट्स को? यस, अगर ये बहुत देर ओपन रह रहे हैं तो अंदर से और चीजें भी बाहर जाने लगेंगी, एज इन दी डेजर्ट प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में? डेजर्ट प्लांट्स। ये जो डेजर्ट प्लांट हमने यहाँ पे बनाया है ये डेजर्ट में है, और डेजर्ट में कंडीशंस क्या होती हैं? इतना हाई टेम्परेचर, है ना, और हाई टेम्परेचर के ऊपर प्लस एडिशन करने के लिए पानी कम। तो एक तो प्लांट के पास पानी वैसे नहीं है, ऊपर से टेम्परेचर इतना हाई है, और ऊपर से अगर ये सारा दिन अपने स्टोमेटा ओपन रखेगा तो बचा हुआ पानी भी इसका चला जाएगा और ये प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे प्लांट्स, ये कुछ स्पेशल प्लांट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इन्होंने अपना
एक सिस्टम जो है वो चेंज कर लिया। इन्होंने क्या सोचा, हम दो काम करेंगे। हम पहली बात तो ये करेंगे, स्टोमेटा सिर्फ रात में ही ओपन करेंगे। तो इन्होंने एक स्कीम लगाई, हम फोटोसिंथेसिस तो करेंगे तो उसके लिए हमें CO2 तो चाहिए, बट हम दो पार्ट्स में करेंगे। हम क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे केवल रात को, मतलब हम अपने गेट्स ओपन करेंगे, स्टोमेटा ओपन करेंगे सिर्फ रात को। रात को जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो भाई क्या अंदर आ जाएगी, CO2 अंदर आ जाएगी, और टेम्परेचर कम होता है रात को तो ज़्यादा पानी का लॉस भी नहीं होगा। तो एक तो इन्होंने ये सिस्टम सेट कर लिया कि हम स्टोमेटास रात में ओपन करेंगे। फिर भाई पूरे दिन क्या करोगे, पूरे दिन तब तक ये क्या करते हैं, स्टोमेटा बंद रखते हैं ताकि वाटर बचा सकें, ठीक है। और CO2 टेकन एट द नाइट इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे मैं एक प्रोसेस समझाना चाहूँगी तुम्हें कि ये प्लांट्स ने क्या किया। ये एक डेजर्ट प्लांट है, ओके, हम एक कैक्टस बना लेते हैं। तो ये हमने एक डेजर्ट प्लांट ले लिया। ये डेजर्ट प्लांट क्या कर रहा है, एट नाइट में इसने स्टोमेटास ओपन कर दिए, ठीक है। और जब इनका डे टाइम चल रहा था तो इनमें डे में इन्होंने जो स्टोमेटा थे वो अपने क्लोज कर दिए। अब अगर पूरा दिन स्टोमेटा क्लोज है तो क्या CO2 आ पाएगी, नहीं आ पाएगी। तो पूरा दिन इनके पास CO2 है ही नहीं, ठीक है। तो जब नाइट हुई, स्टोमेटा ओपन हुआ, इन्होंने CO2 रात में एब्जॉर्ब कर ली। पर अब प्रॉब्लम ये है भाई, रात में सनलाइट नहीं है। एक प्रॉब्लम थोड़ी है कोई, दिन में सनलाइट है बट स्टोमेटा ओपन नहीं कर सकते। रात में स्टोमेटा ओपन कर लिया, CO2 आ रही है पर सनलाइट नहीं है। तो ये आधा आधा काम दो टाइम में करते हैं। रात के टाइम पे ये CO2 ले लेते हैं और जितनी भी सनलाइट इन्होंने डे टाइम में एब्जॉर्ब की होती है उसको यूज करके ये एक सब्सटेंस बनाते हैं, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड पूरी रात स्टोर रहता है। जैसे दिन होता है, सनलाइट आती है, ये मैलिक एसिड फर्दर रिएक्शंस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ये तुम हायर क्लासेस में अभी आगे पढ़ोगे। फोटोसिंथेसिस एक टॉपिक है 11th क्लास का नीट में, तो उसमें तुम ये अच्छे से पढ़ो कि ये मैलिक एसिड और ये ग्लूकोज ये दिन रात में कैसे चलता है। तो ये किसका फीचर है, ये डेजर्ट प्लांट्स का फीचर है। तो डेजर्ट प्लांट्स वाटर के लॉस को कम करने के लिए स्टोमेटास को आधा दिन बंद रखते हैं और आधा दिन क्लोज रखते हैं। अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2019, 2021 एंड 2024 के प्रैक्टिस पेपर में। ये क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमेटा ऑफ द ग्रीन लीफ शोन इन दैट गिवन डायग्राम। अभी डायग्राम देखो, पहले तो तुम मुझे ये बताओ तुम्हें देखने में क्या लग रहा है, ये स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है? याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? अच्छे से देख लो इस डायग्राम को। अब ये डायग्राम को देखो, देख लो, ओपन में इतना पोर नजर आएगा और इसमें ये डायग्राम ऐसी नजर आएगी। अब वापस चलते हैं। अब देखो ये डायग्राम किसकी नजर आ रही है तुम्हें? इसमें स्टोमेटास क्या है, क्लोज्ड है। तो एक कंडीशन समझ में आ गई, ऑप्शन सिचुएशन समझ में आ गई, स्टोमेटा अभी क्लोज्ड है। तो होगा क्या, क्या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अंदर जाएगा गार्ड सेल के? नहीं जा सकता, स्टोमेटा बंद है, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इज अकरिंग इन लार्ज अमाउंट। गैसियस एक्सचेंज क्लोज्ड स्टोमेटा में हो सकता है? नहीं हो सकता। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल्स। पानी गार्ड सेल्स के बाहर गया। और लास्ट ऑप्शन है लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर कलेक्ट्स इन द गार्ड सेल्स। तो पहले तो हम इन चारों में से वो निकाल ही देते हैं जो हो ही नहीं सकता, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता और शुगर वाला इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, ठीक है। दोबारा इस पे आते हैं, प्रीवियस स्लाइड पे।
जब पानी अंदर आएगा, इनटू द गार्ड सेल आएगा, तो ये फूल जाएंगे और पोर दिखेगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और स्टोमेटा क्लोज कब होता है? जब पानी बाहर जाता है। जब पानी बाहर जाएगा ये श्रिंक हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में तुम्हें क्या लग रहा है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल, जिसके कारण ये श्रिंक हो गए और स्टोमेटा पोर्स बंद हो गए। इज इट क्लियर? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। कुछ याद आया? एक्टिविटी दी है तुम्हारी बुक में, एनसीईआरटी क्लास 10th इस लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में एक एक्टिविटी दी है 6.1 करके। दैट एक्टिविटी इज टू शो दैट फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें पता है, बट प्रूव करो कि क्लोरोफिल के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। प्रूव करो, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें वेरीगेटेड लीफ चाहिए। ये ए वाली पिक्चर को ध्यान से देखो, वेरीगेटेड लीफ है ये। वेरीगेटेड लीफ किसको बोलते हैं? तुमने मनी प्लांट देखा है कभी? मनी प्लांट या क्रॉटन का प्लांट देखा है? वो प्लांट ऐसा होता है, उसमें आधे लीव्स पेल येलो होते हैं और आधे लीव्स डार्क ग्रीन इन कलर होते हैं। तो ऐसे लीव्स जिसमें अनइवन पैटर्न होता है कलर का, ऐसे हम उनको वेरीगेटेड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें वेरीगेटेड लीव्स लेना पड़ेगा। क्या करेंगे हम? वेरीगेटेड लीफ ले लेंगे और उसको एक डार्क कमरे में प्लांट को 3 दिन के लिए रख देंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने एक प्लांट लिया, ठीक है। उस प्लांट के जो लीव्स थे वो वेरीगेटेड थे, मतलब आधे डार्क ग्रीन, आधे लाइट ग्रीन, येलो, कलरलेस, ऐसे लेना है, ठीक है। तो मैंने उस प्लांट को 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया। क्यों रखा? ताकि उस प्लांट ने जितनी भी अभी तक फोटोसिंथेसिस की थी, स्टार्च बनाई थी, वो खत्म हो जाए। खत्म हो गई, डी स्टार्च हो गया प्लांट। हमने उस प्लांट को डी स्टार्च कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? उसको थोड़ा सनलाइट में भी रख दूंगी 6 घंटे के लिए कि भाई कितनी सनलाइट तुम्हें एब्जॉर्ब करनी कर लो, और कर लो, सनलाइट एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है, ताकि सनलाइट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सनलाइट उसने एब्जॉर्ब कर ली। अब मैं उस वेरीगेटेड लीफ को उस प्लांट से प्लक कर लूंगी। प्लक करने के बाद मैं सपोज मैंने एक लीफ लिया, यहाँ पे अभी हम एक लीफ बनाएंगे। मान लो आई हैव टेकन अ लीफ, वो इतना ग्रीन था, उसके यहाँ पे एजेस वगैरह ग्रीन थे, और बाकी का वो प्लांट ना थोड़ा ऐसा यहाँ से ये ऐसा वाइटी प्लांट था, ठीक है। अब मैंने क्या किया? उसको 3 दिन के लिए मैंने रखा, 3 डेज के लिए डार्क में। 3 डेज के लिए डार्क में रखने का फायदा क्या हुआ कि जितना भी उसने फोटोसिंथेसिस की थी, स्टार्च बनाई थी, वो उसकी यूज हो गई। उसके बाद मैंने उसको 6 आवर्स के लिए सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद मैंने ये लीफ प्लक कर लिया। लीफ प्लक करने के बाद मैंने ना इसके मार्जिन्स को ना मार्क कर लिया, जैसे कि हम इसके मार्जिन्स को किसी भी कलर से ऐसा मार्क कर लेंगे भाई कि ये वाला इसका ग्रीन हिस्सा था, मैंने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। ये मैंने मार्किंग्स कर दी, ये मार्किंग कर दी मैंने, ठीक है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे? डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। अब उस लीफ को जिसको मैंने मार्क किया है, मैं उसको गर्म पानी में डाल के बॉयल होने दूंगी, ठीक है। And then we will put this beaker and then immerse the beaker in containing alcohol and boil it in the water bath till it decolorizes। तो हम क्या करेंगे अभी? अब हम इस लीफ को डालेंगे, पहले पानी में हम इसको बॉईल कर लेंगे। तो इस लीफ को हमने पानी में बॉईल कर लिया। बॉईल हम क्यों करते हैं? ताकि ये प्लांट के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाए, इसकी क्यूटिकल जो है वो थोड़ी वीक हो जाए, ताकि बाद में जब भी हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो पूरा अंदर तक जाना चाहिए। तो ये पर्पस होता है उसका बॉईल करने में। उसके बाद हम इसको एक ऐसे बीकर में डालेंगे, इस लीफ को। अब इस लीफ को मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया और इसको मैंने एक ऐसे बीकर में डाल दिया जिसमें अल्कोहल है।
या फिर ये वाटर बाथ ले लेते हैं हम, और इसके अंदर मैंने अब अल्कोहल डाल दी, ठीक है, दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज अ वाटर बाथ। अब इसको हम चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, गरम करेंगे। गरम करने से क्या होगा कि ये जो अल्कोहल है ना, जब वो हीट होगी तो इस लीफ का जितना भी ग्रीन कलर है वो उस अल्कोहल में आ जाएगा और लीफ पूरा कलरलेस हो जाएगा। तो लीफ अब क्या होगा, बॉईल करने से ये पूरा लीफ हो गया कलरलेस। ये लीफ हमने कर दिया कलरलेस, और ये जो लीफ का जितना भी क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल किसके अंदर आ गया, अल्कोहल के अंदर आ गया। मतलब हमें ऐसा देखने को मिलेगा, अल्कोहल हो गई ग्रीन कलर की, लीफ हो गया कलरलेस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ द लीफ इज डिप्ड इनटू द सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। उसको हम आयोडीन सोल्यूशन में रखेंगे, उसके बाद उसको रिंस कर देंगे। अब आयोडीन करता क्या है, क्या करता है आयोडीन? आयोडीन जब हम डालते हैं तो आयोडीन ग्रीन कलर को, मतलब जहां पे भी स्टार्च प्रेजेंट होगी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारे ओरिजिनल लीफ के अंदर ग्रीन कलर था उतने एरियाज में वो कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू। और जो लाइट कलर के एरियाज थे, जो वेरीगेटेड लीव्स के लाइट एरियाज थे, उन पे कोई कलर नहीं आएगा। समझ आया? मतलब इस लीफ में ये जो अभी हमने ये वाइट लीफ हमने लिया, इस वाइट लीफ को पे मैंने आयोडीन डाली, इस पे मैंने आयोडीन डाल दी। आयोडीन डालने के बाद मैंने इसको रिंस कर दिया। अब तुम्हें याद है हमने इस पे मार्किंग्स की थी, तो जहां जहां पे भी ग्रीन कलर है वो क्या बन जाएगा, ये मैंने सेम लीफ दोबारा बना देती हूँ। जहां जहां पर भी ग्रीन कलर तुम्हें नजर आ रहा है वो एरियाज इसके हो जाएंगे ब्लू। सी, ये एरियाज इसके हो जाएंगे ब्लू। यहाँ पे था ना ग्रीन कलर ओरिजिनली, ये एरियाज तुम्हें ब्लू नजर आएंगे। और जो एरियाज हमने मार्क किए थे वाइट वाले, उस पे कोई कलर चेंज नहीं आएगा, उस पे ये अभी भी क्या रहेगा, वाइट ही रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि प्लांट्स में अगर ग्रीन कलर है तो क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल अगर है तभी फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल उसका जो प्रोडक्ट है स्टार्च वो बन रहा है। बट अगर क्लोरोफिल ही नहीं है तो स्टार्च नहीं बन रहा। तो यहाँ पे सेंटर में क्लोरोफिल नहीं थी, ग्रीन कलर नहीं था, ग्रीन कलर नहीं मतलब क्लोरोफिल नहीं, क्लोरोफिल नहीं तो वहाँ पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। स्टार्च फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, जहाँ पे स्टार्टिंग में क्या प्रेजेंट थी, क्लोरोफिल। आई बात समझ? ठीक है, नहीं आई दोबारा सुन लो। हमने एक वेरीगेटेड लीफ लिया था जिसमें पैचेस थे, ठीक है, उसके बाद हमने उसको स्टार्च टेस्ट किया, आयोडीन डाला उस पे, जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था वहाँ पे ब्लू कलर आ गया, मतलब स्टार्च प्रेजेंट। और स्टार्च कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस से। ग्रीन कलर मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी तो स्टार्च बनेगी। इसका मतलब अगर ग्रीन स्टार्च है, क्लोरोफिल है तभी स्टार्च प्रेजेंट आएगी, क्लोरोफिल नहीं है तो स्टार्च एब्सेंट आएगी। तो क्या कंक्लूजन निकला, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज, दैट इज द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीफ, they produce starch. And you know, starch is the product of photosynthesis. Starch किसका प्रोडक्ट है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। इससे ये पता चलता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं, सेकेंड सेम एक्सपेरिमेंट है, बट इसमें हमें वेरीगेटेड लीफ नहीं लेना, कोई भी लीफ ले लेना है और हम प्रूव करेंगे भाई सूरज चाचा बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हाँ बहुत जरूरी है, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। याद करो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए लाइट, CO2, वाटर एंड अभी हमने पढ़ा क्लोरोफिल। अभी हमने एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है भाई, क्लोरोफिल नहीं होगा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे सनलाइट कितनी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, हम सिंपल कोई भी प्लांट ले लेंगे, हेल्दी पॉटेड प्लांट,
उसको पहले अंधेरे कमरे में रख देंगे जैसे पहले किया था। अंधेरे कमरे में रखने का क्या फायदा होगा कि जितनी भी स्टार्च उसने अभी तक प्रोड्यूस करी है वो खत्म हो गई, डिस्टार्च कर दिया हमने प्लांट। अब उसके पास कोई खाना नहीं है, अब उसको और बनाना पड़ेगा, उसकी स्टार्च सारी खत्म हो गई। अब हम एक लीफ को ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। एक लीफ को हमने ब्लैक पेपर से एक पार्ट से कवर कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ अभी बताती हूँ। अब उस पूरे प्लांट को दोबारा हम सनलाइट में रखेंगे तो सारे प्लांट को बराबर सनलाइट मिलेगी, पर एक पोर्शन को नहीं मिलेगी जिसको हमने पेपर से कवर कर दिया था। जब हमने उसको कवर कर दिया एक फॉयल पेपर से या किसी स्ट्रिप से, तो उस पे लाइट नहीं जाएगी, तो इसका मतलब उस एक पार्ट पे लाइट नहीं गई। ठीक है, बाकी सेम एक्सपेरिमेंट हम सेम करेंगे, उसको बॉइलिंग वाटर में भी डालेंगे, उसके बाद हम उसको अल्कोहल में भी डालेंगे, अल्कोहल के बाद हम उसमें अगेन आयोडीन सॉल्यूशन भी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद हम फिर से स्टार्च टेस्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जिस पार्ट को हमने कवर किया था वहां पे स्टार्च नहीं बनी। क्यों? सनलाइट ही नहीं आई, सनलाइट मिली ही नहीं। क्लोरोफिल उसके पास थी, CO2 भी था, वाटर भी था, बट क्योंकि उस हिस्से को लाइट नहीं मिली इसलिए उस हिस्से पे स्टार्च फॉर्मेशन एब्सेंट है। और ये प्रूव करता है दैट सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें प्रूव करना है एक और पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ध्यान से सुनो। मेन इंपॉर्टेंट चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी होती हैं? CO2, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, यही होती है ना। देखो वाटर बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस, बहुत ही कम मात्रा में, तो ये तो कोई लिमिटिंग फैक्टर मुझे लगता नहीं कि है फोटोसिंथेसिस में। तो इसका मतलब ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हमने पहले एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि भाई क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था हमने क्लोरोफिल? याद करो, क्या लिया था हमने उसमें? वेरीगेटेड लीफ। तो वेरीगेटेड लीफ वाली जो एक्टिविटी है उससे क्या प्रूव होता है कि क्लोरोफिल बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अब भी हमने लास्ट एक्टिविटी में ये प्रूव किया कि सनलाइट भी बहुत जरूरी है। उसमें हमने क्या किया? एक लीफ को कवर कर दिया, ठीक है, और बाकी स्टेप इन दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम थे। ठीक है, और अब हम लास्ट एक्टिविटी से प्रूव कर रहे हैं दैट CO2 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स के पास CO2 आएगी नहीं तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ही नहीं सकते। कैसे प्रूव करेंगे उसको? इस एक्सपेरिमेंट से। देखा देखा सा लग रहा है कहीं? यस, अपनी NCERT खोलो, उसी NCERT में ये एक्टिविटी दे रखी है। एक्टिविटी बेस्ड सबको पता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अभी इसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू दिस एक्सपेरिमेंट। पिक्चर नजर आ रही है इसमें? 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लिए हमने, ठीक है, पर फर्क क्या है? दोनों पॉटेड प्लांट को हमने ग्लास की स्लैब के ऊपर, स्लाइड के ऊपर रख दिया है ताकि वो एक फ्लैट सरफेस मिल जाए हमें। ठीक है, नाउ क्या किया हमने 2 पॉटेड प्लांट्स लिए, उनको पहले डार्क रूम में रख देना है भाई, वो सेम रीजन होता है ताकि उन्होंने जितनी भी स्टार्च बनाई थी वो यूज हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे? पहले वाले प्लांट में को हम एक ग्लास प्लेन सरफेस पे रखेंगे और उसमें एक वॉच ग्लास रखेंगे जिसके अंदर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है। यस, तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के रख दिया वॉच ग्लास में। ठीक है, ओके। एंड उसको हमने किससे कवर कर दिया? हमने उसको एक बेल जार से कवर कर दिया। क्यों कर दिया? हमें उसको प्रॉपर कवर करके रखना है ताकि कहीं से भी CO2 एंटर ना कर सके भाई। और KOH क्यों रखा है अभी बता दूंगी 2 मिनट में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया? एक प्लांट लिया, प्लांट को हमने ग्लास की सरफेस पे रखा, 3 दिन तक उसको डिस्टार्च हमने कर लिया था अंधेरे कमरे में रख के। अब हमने उसके पास एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक प्लेट में कुछ रख दिया है और उसको हमने बेल जार से कवर कर दिया, ट्रांसपेरेंट, हम देखते रहेंगे उसको। देन क्या ये अभी भी एयर टाइट हो गया? ना, एयर टाइट करने के लिए हम उसके जो कॉर्नर्स हैं
उस पर वैसलीन लगा देंगे ताकि जो बॉटम के जार्स हैं, बॉटम है उसका, वो सील हो जाए अच्छे से और वो प्रॉपरली क्या बन जाए, एयर टाइट बन जाए। एयर टाइट बनाने के बाद सेम दूसरे के साथ भी हम सेम करेंगे, बस उसमें हम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखेंगे, बाकी इसको भी हमने प्रॉपर बेल जार से सील कर दिया, सब सेम 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 प्रोसेस हमने उस पर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, अब इन बोथ प्लांट्स को सनलाइट में रखा जाएगा। क्या प्लांट के पास क्लोरोफिल है? हाँ, लीव्स में क्लोरोफिल है। क्या प्लांट्स को सनलाइट मिल गई? यस, दोनों को मिल गई। वाटर प्लांट के पास है, अच्छे से पहले से ही दे दिया था हमने पानी। अब बचा क्या? CO2 प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, तब जाके बनेगा ग्लूकोज। अब बाकी सब तो है, बट CO2 का देखना है हमने क्या होगा। नाउ करेंगे क्या? ऑब्जर्वेशन, द लीफ ऑफ द प्लांट बी। इस प्लांट में हमने KOH नहीं रखा था, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है? इट इज नोन टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इसमें तो KOH था ही नहीं था ना, तो जितनी भी CO2 इस प्लांट में पहले से एब्जॉर्ब, जार रखने से पहले जितनी भी CO2 इसने एब्जॉर्ब कर ली थी, इसने अपना खाना बनाया और इसमें स्टार्च प्रेजेंट थी। बट इस प्लांट ने, दैट इज द लीफ ऑफ द प्लांट ए, जिसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, उसमें पेल कलर का हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 आई ही नहीं। CO2 जितनी भी थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली। सो दिस क्या कंक्लूड करता है इस एक्सपेरिमेंट? दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द प्लांट बी हैज सिंथेसाइज्ड स्टार्च। उसने क्या बनाया? स्टार्च बनाया, मतलब उसने फोटोसिंथेसिस करी। Whereas द प्लांट ए प्लांट ने स्टार्च बनाई ही नहीं। क्यों नहीं बनाई? वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। और फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थी भी उसके पास, वो किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली। फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाई। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी उतनी ही जरूरी है। समझ आया? तो फोटोसिंथेसिस, मूविंग बैक टू दी, अगर हम पेजेस पे जाएं, थोड़ा सा हम वापस आते हैं इस स्लाइड पे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। इस पे आएंगे वापस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेरिमेंट में हमने देखा CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमने नेक्स्ट में देखा कि CO2 इज इम्पॉर्टेंट, देन हमने देखा क्लोरोफिल इज इम्पॉर्टेंट, तीसरे एक्टिविटी में हमने देखा सनलाइट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो प्लांट क्या नहीं बना पाएगा? ग्लूकोज नहीं बना पाएगा। आई होप ये सबको समझ आ गया हो। इन तीनों एक्टिविटीज़ को अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये आया ना क्वेश्चन आया था 2020, 22, 23, 24, 4 बार क्वेश्चन आया था इस टॉपिक पे। क्या क्वेश्चन था? अ स्टूडेंट सेट्स अप एन एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट ने एक सेटअप लगाया एक्सपेरिमेंट का। उसने बताया CO2 बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, और उसने ऐसे KOH करके रख दिया बेल जार में, सेटअप लगा दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रोल ऑफ KOH इन दिस एक्सपेरिमेंट? बताओ क्या बताया था मैंने? KOH का रोल बताओ। आ गया टाइम बताने का। क्या होता है KOH का रोल? KOH absorbs the carbon dioxide from the air inside the bell jar। उस जार रखने के बाद जितनी भी एयर प्रेजेंट थी, उस एयर में से जितनी भी CO2 थी वो प्लांट ने एब्जॉर्ब कर ली, जिससे कि CO2 फ्री एनवायरनमेंट बन गया। अब CO2 फ्री एनवायरनमेंट बनने से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाया। दूसरा क्वेश्चन, वाई इज द प्लांट केप्ट इन सनलाइट आफ्टर सेटिंग द अपरेटस? पूरा अपरेटर सेटअप करने के बाद इस प्लांट को सनलाइट में क्यों रखा गया? ताकि बाकी की जो चीजें हैं, लाइट, क्लोरोफिल, वाटर, वो मिल सके प्लांट को, एक्सेप्ट CO2 को छोड़कर।
लास्ट क्वेश्चन, व्हाट रिजल्ट विल कंफर्म दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे पता चला हमें कि CO2 है जरूरी प्लांट के लिए, कैसे पता चला? तो वो तो हमने देखा कि जो फर्स्ट प्लांट था उसमें फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, क्योंकि वो CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, KOH ने। दूसरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हुई क्योंकि उसमें KOH था ही नहीं। तो जितनी भी CO2 थी उसको यूज करके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। नेक्स्ट आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन याद होगा, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, फोटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ये आगे तीन तरह का न्यूट्रिशन हो गया। फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सैप्रोफिटिक, एंड थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक। इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन इतना पढ़ के आना, एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।